यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट अगर वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसके भी दिमाग में है, और जिसने अप्लाई कर लिया हुआ है वो भी स्टक बैठा हुआ है और वो सोचता रहता है कि यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो टू दी पॉइंट आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला जो मिथ है, इसको आप मिथ कह लें या वैसे कह लें, या जो एक चीज़ आगी हुई है वो ये है कि क्या फुल डिपॉजिट के साथ जब हम एप्लीकेशन पुट करते हैं तो हमारा इंटरव्यू जो है वो नहीं आता, क्या हमारा जो वीज़ा है डायरेक्ट लग जाता है, एम्बेसी पे क्या इफेक्ट आता है। तो इस पे सिंपल सी एक चीज़ समझने वाली है कि जो डिपॉजिट होता है वो एज पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी होता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने 8,000 पे लिया है, एक यूनिवर्सिटी ने फुल फीस के साथ लिया है, तो वो प्योरली यूनिवर्सिटी से रिलेट करता है। इवन दो अगर आपने 1,000 पाउंड भी जमा करवाया हो तो एम्बेसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और एम्बेसी कभी भी इस बेस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, आपको इस बेस पे आपको जज नहीं कर सकती। तो इसलिए ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि ये वाली चीज़ को इफेक्ट करती है। हाँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपके जहन में ये होना चाहिए कि पाकिस्तान से जब कोई स्टूडेंट यूके जाता है तो वहाँ पे जाके स्टडी वीज़ा की बेस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने असाइलम वहाँ पे सीख की हैं। तो एक नेगेटिविटी जो है वो एक वाइब ज़रूर आ सकती है, एक आती है, वो आपके दिमाग में ही आ जाती है और इस इन्वायरमेंट में ही आ जाती है कि यार शायद इससे मेरी एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी अच्छी लगे कि यार एक बच्चा जो है वो फुल फीस पे कर रहा है तो जो है वो इसकी वीज़ा ऑफिसर इसको वीज़ा ग्रांट कर देगा। हालांकि अगर हम वीज़ा ऑफिसर के सेंस में देखें तो उसको इस चीज़ से ज़्यादा गरज नहीं होती कि ये फीस फुल पे कर रहा है, हाफ पे कर रहा है, कितनी कर रहा है, क्योंकि ये प्योरली यूनिवर्सिटी का मैटर है। और जिस बच्चे ने असाइलम डालना होता है वो फुल फीस पे करके भी डाल देता है, तो इसलिए उसके आउटकम्स जो है वो वीज़ा ऑफिसर को पता होते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों पर जज नहीं करता। तो ये एक पहली मिथ आप जहन से निकाल दें। दूसरा है स्टैंडर्ड और प्रायोरिटी। स्टैंडर्ड पे अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू आएगा, प्रायोरिटी पे अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू नहीं आएगा। तो ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है। इसका भी वीज़ा ऑफिसर पे आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ एक प्रोसेसिंग तेज होती है। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वीज़ा ऑफिसर समझता है कि यार ये चीज़ें सारी ठीक लगी हैं, तो आपको डायरेक्ट वीज़ा ग्रांट कर देगा। वो सिर्फ टाइम का फर्क पड़ता है, आपको 2 से 4 दिन 5 दिन में वीज़ा आ जाता है। तो इसलिए एक तो ये भी चीज़ ध्यान में रख लेनी है आपने कि इसका को आपकी कोई ऐसी चीज़ जो है वो छुप नहीं सकती। यानी कुछ लोग कहते हैं यार ये करोगे तो वेरिफिकेशन नहीं होगी बैंक की, ये करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। जो उन्होंने ड्यू प्रोसेस करना होता है वो प्रायोरिटी पे भी करते हैं, स्टैंडर्ड पे भी करते हैं, और ये सिर्फ टाइम आपका कम हो सकता है, और वो भी उस सूरत में अगर आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल ना आए। अगर आपको एनएसएफ की ईमेल आ गई तो फिर ये प्रायोरिटी भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। एक और चीज अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि एनएसएफ की ईमेल जो आती है या एसएलए की ईमेल आती है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट नॉट मेट, तो उसके बाद जो है वो हमें जो है वो क्या डायरेक्ट वीज़ा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एनएसएफ की ईमेल आती है, उनको ना कोई इंटरव्यू की कॉल आती है, ना उनको फर्दर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, उनको डायरेक्ट ईमेल भी आ जाती है। तो इट मीन्स कि ये एक सिस्टम जनरेटेड ईमेल होती है। समटाइम ये आप ये कह लें कि बगैर किसी वजह के भी आ जाती है, और उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है। बट ये है कि कुछ केसेस में एनएसएफ के बाद आपका इंटरव्यू भी आता है, आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए एक ही दफ़ा ईमेल आ जाए तो उसका 100% आपने को मतलब नहीं निकालना कि ये मेरा इंटरव्यू आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद जो है वो है कि यूनिवर्सिटी मैटर करती है कि नहीं करती। यूनिवर्सिटी और यूकेवीआई का जो ताल्लुक है, स्टूडेंट को कोई नहीं पता होता, ना एजेंट को इतना पता होती चीज़ें उसकी कि यूनिवर्सिटी का उसके साथ क्या कंप्लायंस चल रहा है, क्या उनकी कंप्लायंस अच्छी है, क्या उनके साथ। हमें उसी वक्त पता चलता है जब किसी का टर्मिनेट हो जाता है एग्रीमेंट, वो अपनी रिक्रूटमेंट बंद कर देती है, तो फिर हमें पता चलता है यार इसका ताल्लुक खराब हो गया था या ये इनका सिस्टम है। तो इट मीन्स अगर कोई यूनिवर्सिटी एक्शन प्लान में नहीं है, कोई उनकी कंप्लायंस में नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि अच्छी चीज़ है, यूनिवर्सिटी मैटर करती है उस सेंस में। बट ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी को उन्होंने रिक्रूटमेंट की इजाजत दी है तो इस बेस पे कि यूनिवर्सिटी एक्शन पॉइंट में है, उसका बच्चे का वीजा रिफ्यूज नहीं हो सकता। तो इसलिए एज अ स्टूडेंट आप पे को बहुत बड़ा इसका इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अगर क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन होगी, यूकेवीआई को जब लगेगा कि इसको हमने रिक्रूट नहीं करने देना, तो उसको फ्लैट बैन कर देंगे। उसलिए उस पर कोई चीज नहीं है। अब जो यूनिवर्सिटी एक्शन प्लान में होगी, कंप्लायंस कर रही होगी, तो वो अपनी चीजें वैसे ही अप टू डेट रखेगी, चीजें प्रॉपर मैनेज करके रखेगी। एक लास्ट चीज, आइल्स कर लो, फिर उसके बाद जो है ना इंटरव्यू आएगा, आपका सब चीजें ओके हैं। तो ये भी थोड़ी मिथ है। जो भी लैंग्वेज टेस्ट है वो प्योरली जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी आपको इंटरनल टेस्ट पे एडमिशन दे, डुलिंगो पे दे, ऑक्सफोर्ड पे दे, लैंग्वेज सर्ट पे दे, आइल्स पे दे, पीटीई पे दे, टोफल पे दे, जिस पे मर्जी दे, ये उनकी चॉइस है। आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी ने लिख के दे देना कि हमने इसको असेस कर लिया इस टेस्ट की बेस पे या इंटरनल टेस्ट की बेस पे, तो उसके बाद वो आपको जज नहीं करता वीजा ऑफिसर इस बेस पे। हाँ, जो असल पॉइंट है, जब वो इंटरव्यू करता है तो फिर वहां पे पोल खुलते हैं कि किसने आइल्स किया है, किसने पैसे दे के टेस्ट मैनेज किया है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आती है और फिर वहां पे वीजा रिफ्यूज भी होता है। तो इसलिए आइल्स इस सेंस में कि आपकी प्रोफिशिएंसी बेहतर होती है, आपका वीजा ऑफिसर अगर इंटरव्यू लेगा तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे वीजा लगने के।
उस हद तक बिल्कुल ठीक है, बाकी इसकी वजह से कोई डायरेक्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। तो ये कुछ चीज़ें थी जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो उनको इसी एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।